नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर के सर और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और हम पढ़ रहे थे सभ्यताएं। तो सभ्यताओं में हमने बहुत सी सभ्यताएं पढ़ ली है। दो से तीन या चार से पांच सभ्यता बोल सकता हूं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, धोलावीरा हो गई, और हो सकता है चंद्रो भी हो गई होगी। तो ये सभ्यताएं हमने पढ़ी है, यानी चार से पांच सभ्यताएं हमने उन्होंने पढ़ ली है। तो मैं इससे पीछे की कक्षा में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को धोलावीरा, और आज हम लोग पढ़ेंगे लोथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे आज? आज हम लोग पढ़ेंगे लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता। लोथल सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस सभ्यता को। क्या हो गया? लोथल जो सभ्यता है, इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो की लघु सभ्यता भी इसको कहते हैं। कैसे कह सकते हैं? इसको हम लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं। लघु मोहनजोदड़ो। और मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। यानी कि लघु का मतलब मिनी, मिनी मोहनजोदड़ो। मिनी मतलब छोटा, यानी कि छोटा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था कि मृतकों का टीला या ढेर। ढेर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था चित्र के द्वारा कि ये ढेर है, और इसको खोदने पर यहाँ पर इस सभ्यताएं यानी घर वगैरह यहाँ यहाँ पर मिले होंगे जो, और इसके अंदर हड्डियां ज्यादा मिली थी, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी इसको कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो लोथल जो सभ्यता है, इसके अंदर भी हम लोगों को क्या मिली है? इसके अंदर भी हम लोगों को पशुओं की या किसी जानवर मनुष्य इन सब की हड्डियां या जीवाश्म हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसको लघु मोहनजोदड़ो भी इसको हम लोग कह सकते हैं। बात आती है इस सभ्यता को, ये तो इस सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, उसी प्रकार जो यह सभ्यता है, इस सभ्यता का गुजराती भाषा में, कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं मैं? गुजराती भाषा में। अब गुजराती भाषा में जो लोथल शब्द है, उसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं मृतकों का टीला। कौन सी भाषा की बात कर रहा हूं मैं? गुजराती भाषा के अंदर लोथल को हम मृतकों का टीला भी इसको हम कह सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लोथल को क्या कहते हैं? लघु मोहनजोदड़ो भी हम लोग कह सकते हैं। कई बार भी पूछा जा सकता है कि लघु मोहनजोदड़ो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो हम बात कर सकते हैं वहां पर लोथल सभ्यता, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने अभी बताया, लेकिन भाषा, अगर भाषा पूछ लेते हैं, वैसे जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर सकता हूँ। आपके पास आ गया कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कौन सी सभ्यता का, कौन सी सभ्यता का नाम है? सभ्यता का शाब्दिक अर्थ बोल सकते हैं इसको, शाब्दिक अर्थ है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? शाब्दिक अर्थ है। मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे सकता हूँ कि ए के अंदर हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया लोथल, लोथल हमारे पास आ गया। बी हमारे पास आ गया सहुंदरो, और सी हमारे पास आ गया हड़प्पा, और डी आ गया पास मोहनजोदड़ो। तो हम बात करें अगर इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न के अंदर आप लोग कौन सा टिक लगाओगे? लोथल लगाओगे, चंद्रो लगाओगे, हड़प्पा लगाओगे या मोहनजोदड़ो? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लोथल का अर्थ भी क्या होता है? यही होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। चंद्रो का अर्थ भी यही होता है, मृतकों।
हड़प्पा का अर्थ भी यही होता है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी मृतकों का टीला होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोथल को गुजराती भाषा में बोल रहे हैं, इसको हम गुजराती भाषा में बोल सकते हैं, इसको भी हम मृतकों का टीला बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इतना चर्चे का विषय, यानी ये छोटा है, इसके अंदर कम मिले हैं। हड़प्पा को भी बोल सकते हैं, ये भी एक छोटा ही हो गया मोहनजोदड़ो के सामने, तो छोटा है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मोहनजोदड़ो का ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ कोई भाषा दे देता, जैसे कि मृतकों का टीला कौन सी सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है, या कौन सी सभ्यता में, या गुजराती भाषा में कौन सी सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है, गुजराती भाषा की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा लोथल एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। और हाँ, अगर यहाँ पर मोहनजोदड़ो न देकर कोई दूसरी सभ्यता भी देता तो भी हमारा मोहनजोदड़ो एकदम करेक्ट होगा। और हो सकता है आपको ये देता ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, छोटा था, और ये गुजराती भाषा में इसको मृतकों का टीला भी हम लोग कह सकते हैं। फिर हमारे पास इस सभ्यता की आ जाती है खोज की बात। जो ये सभ्यता है, मैं आपसे बात करता हूं कि ये सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज किसने की और कब की। तो इसका जो समय है वो है 1954। किसकी बात कर रहा हूं? समय की। समय है 1954, समय 1954। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, या 1954 ईस्वी बोल सकता हूं इसको। चल 1954 इसको मैं बोल सकता हूं। ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका समय हो गया। और अगर हम बात करता हूं कि किसने की, तो किसने की बात अगर हमारे पास आती है कि किसने की, ये अगर हमारे पास ये समय हमने 1954 बताया है आपको, और मैं बात करता हूं कि किसने की, तो ये किसने की थी? श्री रंगनाथ ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। रंगनाथ राव, नाम बोलता हूं इसका, श्री रंगनाथ राव। तो पर्सन हमारे पास आता है कि जो यूनिवर्सल जो सभ्यता है, इस सभ्यता की किसने खोज की, तो रंगनाथ राव हमारे पास आ जाएगा। पैसा राव भी हम इसको बोल सकते हैं, या आर राव, श्री आर राव भी इसको हम बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार आ गया। इस समय इसका 1954 ईस्वी है, और श्री रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। फिर हमारे पास, मैंने इस आपको बताया है कि ये गुजराती भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं? मृतकों का टीला हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आ सकता है कि ये जो सभ्यता है, यहाँ के जो लोग थे वो लोग सफाई के प्रति बहुत सजग थे। सफाई के प्रति सजग, 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 सजग थे। सजग थे, सजग का मतलब जागरूक, जिसको हम बोल सकते हैं जागरूक। लेकिन क्या आज के लोग सफाई के प्रति जागरूक है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो क्या सही में हो सकता है कि आज के लोग जागरूक है? हाँ, हो सकता है, कई जगह पर जागरूक हो सकते हैं, लेकिन हर जगह जागरूक नहीं है, सजग नहीं है। आज के प्रदूषण हम लोग देख सकते हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, लेकिन उसके अंदर जो प्रदूषण होता है उससे कितना नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, जिसके कारण हम पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। तो आज के लोग सफाई के प्रति सजग नहीं है, लेकिन उस समय के लोथल सभ्यता के समय के लोग थे वो सफाई के प्रति सजग थे, यानी साफ सुथरा रखते थे। फिर हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है, इसको हम हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसके समकालीन मान सकते हैं, इसके समकालीन या समान मान सकते हैं, इसके समान थी, इसके समान हड़प्पा सभ्यता के समान थी। अब क्यों थी ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हम इसकी अगर हम बात करते हैं कि ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसके अंदर क्या क्या विशेषता है, इसके अंदर विशेषताओं की बात करते हैं, तो यहाँ जो सभ्यता है वो कृषि की बात करते हैं हम, कि जो हड़प्पा सभ्यता इसके अंदर क्या थी? खेती होती थी,
हाँ भाई, खेती होती थी भाई, हमें साक्ष्य मिले हैं खेती की हड़प्पा सभ्यता में, कृषि तो होती होगी ना। हाँ, तो उसी प्रकार ये जो सभ्यता, लोथल जो सभ्यता है, इसके अंदर भी कृषि होती होगी। हाँ भाई, होती है, कृषि होती है। ये लोग भी फसल बोते होंगे। हाँ भाई, बुआते हैं। तो समान थी, मतलब इसके अंदर कृषि होती थी। दूसरी बात, अगर हम इसकी बात करते हैं, दूसरी बात आती है हमारे पास पशुपालन। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं, कृषि मतलब खेती, खेती की बात करते हैं, खेती को जोतना, फसल बोना, वो हड़प्पा सभ्यता में थी। इसी प्रकार लोथल सभ्यता में थी, जिस प्रकार हड़प्पा में थी, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता लोथल सभ्यता में भी थी। तो समान इसको हम बोल सकते थे। इसके अंदर कृषि यानी खेती की जाती थी, पशुपालन किया जाता था। किसके अंदर? लोथल सभ्यता की बात कर रहा हूँ। ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी किया जाता। पशुपालन यानी जानवरों को पालतू बनाना, भेड़ बकरी भैंस गाय कुत्ता बिल्ली, उन सबको पालतू बनाना यहाँ के लोग करते थे, यानी पालतू बनाते थे। फिर हम बात करते हैं यहाँ के जो भवन है, भवन की हम बात करते हैं। यहाँ के जो गलियां हैं, या खेती हो गई, पशुपालन हो गया, और हम यहाँ की क्या भवनों की बात करें, अगर भवनों की अगर हम बात करें, तो भवनों की विशेषता, और चौथे नंबर पर आते हैं गलियों की विशेषता। गलियों की विशेषता मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपने अगर पीछे की कक्षाएं पढ़ी है, मेरे से नहीं किसी और से, तो क्या हड़प्पा जो सभ्यता है, इसके अंदर की जो गलियां है, वो किस प्रकार की थी, या सड़कें किस प्रकार की थी, यहाँ की जो सभ्यता थी वो किस प्रकार की थी, या कौन सी पद्धति पर ये स्थित थी? तो भवनों की जो विशेषता है, या गलियों की जो विशेषता है, वो भी हड़प्पा सभ्यता के समान ही मिली है। कौन सी सभ्यता की बात करें हम? लोथल सभ्यता की, जो हड़प्पा सभ्यता के समान मानी जाती है। फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। हम्म, जैसे धोलावीरा हमारी सभ्यता है, उस जो वो सभ्यता में कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? वो थी मनसर और मनहर नदी के बीच में। उसी प्रकार से यह भी किसी ना किसी नदी के ऊपर, किसी ना किसी नदी के किनारे बसी होगी। तो अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो नदी है, वो थी गुजरात की भोगवा नदी। गुजरात की कौन सी नदी? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे किनारे विकसित हुई। कौन सी सभ्यता? लोकल सभ्यता विकसित हुई। ये कौन सी नदी की? गुजरात की भोगवा नदी है, उसके किनारे ये विकसित हुई। हम आगे आते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आगे इसके अंदर हुआ क्या था, कि इस ये जो नदी है, जो नदी का जो ये सभ्यता है, वो कौन सी काल में विकसित हुई होगी? तो अगर हम इस सभ्यता की, इस सभ्यता में बंदरगाह है एक, मैं बता देता हूँ आपको कि इस सभ्यता के अंदर एक बंदरगाह है, एक जो बंदरगाह है मिला। अब ये जो बंदरगाह है मिला है, अब सर बंदरगाह कहते हैं किसको? बंदरगाह हम कहते हैं कि जो, जैसे हमारा ये था कि ये गुजरात के अंदर विकसित हुई थी, तो ये जैसे ऐसे करके हमारा, ये हमारा भारत हो गया। तो ये जो गुजरात है, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, ये गुजरात है, बाहर नहीं, यानी कि ये मान, ये हमारा गुजरात है। तो यहाँ तक पानी, हमारा पानी है यहाँ, और नदियां आती हैं, तो यहाँ भी पानी होगा। तो ये भी भोगवा नदी है हमारी, उसी के किनारे ये विकसित हुआ था। और यहाँ पर एक क्या मिला था? एक बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जैसे नाव इकट्ठी हो जाती है कहीं पर भी, जैसे पानी है,
तो व्यापार करने के लिए अब मैं कह दूं कि बंदरगाह के अंदर मतलब व्यापारिक एक क्षेत्र था। इसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। मैं आगे बताऊंगा मिनी मैनचेस्टर इसको हम कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बंदरगाह किसको कहते हैं। बंदरगाह उस जगह को कहते हैं, उस जगह है को कहते हैं जहां पर नावें आकर रुकती है, नावें कर रुकती है, उस जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। नावें रुकती है तो बंदरगाह क्यों कह सकते थे? नाव हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन क्यों नहीं कहते? क्योंकि बंदर का मतलब झुंड, यानी एक ही जगह पर खूब सारी नावें इकट्ठी हो जाए, यानी झुंड बन जाए। जैसे बंदरों का झुंड होता है ना, उसी प्रकार नावों का झुंड हो जाए तो उसको हम बंदरगाह, यानी नाम निकल गया बंदरगाह, तो उसको नाम दे दिया गया एक कि ये बंदरगाह ही है, इसको हम बंदरगाह ही बोलेंगे। लेकिन वो जो बंदरगाह था वो किस प्रकार का यहाँ पर मिला है? वो मिला है यहाँ पर आयताकार, जो एक अपनी अनूठी ही एक विशेषता रखता है, जिसके कारण इसको सूची में शामिल, यानी विश्व धरोहर की जो सूची है उसके अंदर शामिल करने की बातें चल रही होगी या चल रही थी, तो लेकिन शामिल नहीं किया गया है अभी। ये एक अपनी अनूठी पहचान रखता है। कौन? बंदरगाह है, मिला है। इसका जो आकार है, बंदरगाह समझ गए होंगे किसको कहते हैं? जहां नावें आकर रुकती हैं खूब सारी, एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, खूब सारी नावें आकर रुकती है। फिर बात करते हैं यह बंदरगाह गाह है का जो आकार था, का आकार था वो आयताकार। यहाँ पे जो बंदरगाह मिला है वो एक आयताकार था। ये जो बंदरगाह है यह ये है विशेष रूप से एक अद्भुत या अनूठी, अनूठी या अद्भुत, अद्भुत विशेषता रखता है। यह जो बंदरगाह है ये एक अनूठी विशेषता रखता है, जिसके अंदर मैंने अभी बताया कि इसको, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, विश्व धरोहर की जो सूची है उसके अंदर शामिल करने की इसको बात की जा रही है। शामिल तो कर दिया लेकिन घोषित नहीं किया गया, अभी शामिल कर दिया इसको लेकिन घोषित नहीं किया गया। और ये जो बंदरगाह है ये कब विकसित हुआ था? यहाँ पर 4200 ईसा पूर्व में, यानी इसको हम बोल सकते हैं बीसी में। 4200 बीसी के अंदर ये जो आयताकार बंदरगाह है, जो एक अपनी अनूठी विशेषता रखता है, जो बंदरगाह हमको मिला है उसका वो क्या था, जो उसकी विकास कब हुआ? 4200 ईसा पूर्व में ये विकसित हुआ। कौन? आयताकार बंदरगाह, जो हमें लोथल सभ्यता से मिला है। और बात करते हैं हम लोथल सभ्यता की। तो लोथल सभ्यता है यह कब हुई, विकसित कब हुई? यह विकसित यह कब विकसित हुई? ये 2200 ईसा पूर्व में हुई थी। या हम इसको बोल सकते हैं बीसी में। बीसी में यह सभ्यता विकसित हुई कब? 2200 ईसा पूर्व में विकसित हुई। और यह जो सभ्यता है ये गुजरात, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा भारत हो गया या गुजरात, गुजरात हो गया। तो ये जो गुजरात गांव है, कहाँ हुई? गुजरात के, गुजरात गांव के गुजरात में
एक भाल नामक गांव था। भाल नामक क्या था, एक गांव था या क्षेत्र का गांव था। तो जिला कौन सा था, जिला था इसका अहमदाबाद। कौन से राज्य की बात करूं, गुजरात की। भाल नामक गांव में यह विकसित हुई, में यह विकसित हुई। कौन हुई विकसित भाई, मैं थोड़ी विकसित हो गया, वहां पर विकसित हुई। कौन सी सभ्यता, लोकल सभ्यता वहां पर विकसित हो गई। गुजरात में भाल है, गुजरात में अहमदाबाद जिला है, उसके अंदर एक गांव है भाल। तो उस भाल के अंदर ये जो सभ्यता है, हमारी लोथल सभ्यता क्या हुई, विकसित हुई थी। तो ये हो गया गुजरात का गांव, यानी गुजरात के अंदर ये सभ्यता विकसित हुई थी। नदी मैंने आपको यहाँ पर बताई दी, कौन सी नदी थी, भोगवा नदी। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक बार फिर से, भोगवा नदी। और मैं बता दूं आपको कि ये जो गुजरात है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसके उसका क्या है, यहाँ पर गांव है, और यहाँ पर एक गाँव। ये हमारा भारत हो गया इसे, ये हमारा छोटा हो गया, नया असली क्यों छोटा कर गया, ये हमारा भारत हो गया। बोल सकते हैं ऐसा एक भारत होता है हमारा। ये श्रीलंका है, ये गुजरात है, ये नरेंद्र मोदी का गांव में भी बोल सकते हैं, अहमदाबाद का ही है नरेंद्र मोदी। वहीं पर एक नदी है भोगवा नदी, वो गांव कौन सा है, भाल नामक एक गांव था। उसी के, जो भोगवा नदी, इसी के किनारे लोक सभ्यता विकसित हुई। और कब हुई, 2200 ईसा पूर्व में या बीसी में हम उसको बोल सकते हैं। और वहां पर एक बंदरगाह में जो आयताकार था, जो एक अपनी अनूठी या अद्भुत विशेषता रखता था, जो जिसका जो निर्माण है वो कब हुआ था, 2200 ईसा पूर्व में ये विकसित हुआ। किसकी बात कर सकते हैं, विकसित हो, बंदरगाह की हम बात करें, विकसित हुआ था। ध्यान देना, हम कितनी पुरानी बातें कर रहे हैं दोस्तों सभ्यता के तहत। फिर जब इस सभ्यता की जब खुदाई की थी, तो पहले किसने की थी, फिर ये पहले की थी श्री रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। कब की थी भाई, 1954, 1954 ईस्वी। और उसके बाद उसकी खुदाई किसने की थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई द्वारा इसकी खुदाई का कार्य हुआ, का कार्य पूर्ण हुआ। और कब हुआ, कब हुआ, 1955 से 1960 के मध्य, यानी कि इस सभ्यता का जो खुदाई का जो कार्य है वो लगभग 5 सालों तक चला था। फिर हम आगे की बातें करते हैं। इस सभ्यता में जो घर बने हैं, जो नालियां जो बनी है, उसकी हम अगर बातें कर लेते हैं कि वो बनी किस प्रकार थी, या किस कौन सी मिट्टी किस प्रकार की ईंटों से बनी थी, पक्की थी, कच्ची थी। और अगर कच्ची थी तो क्या उसकी क्या विशेषता रही होगी कि वो उसको कच्ची से बनाएंगे, और पक्की थी तो क्या विशेषता रही होगी कि वो पक्की से बनाए। तो वो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं।
अब बात करते हैं हम ईंटों की, अगर हम बात कर लेते हैं तो इस सभ्यता के अंदर, इस सभ्यता में जो भवन बने थे, में जो भवनों की हम बात करें, भवनों की बात करें, हम भवनों का निर्माण हुआ, जो भवनों का निर्माण हुआ तो वो कौन सी ईंटों से हुआ? वो थी, हुआ निर्माण हुआ वो कच्ची ईंटों से हुई, कच्ची ईंटों से। और बात करते हैं इस सभ्यता की नालियां, तो नालियां की अगर हम बात करते हैं, नालियों की, तो वो जो नालियां थी, उसके अंदर नालियों में पक्की ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, ईंटों का प्रयोग हुआ। अब आपके पास यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि सर, जब इस सभ्यता के अंदर पक्की हुई ईंटें थी, यानी कि ईंटों को पकाए पकाए जाने की कोई विधि या तकनीक है, तो ये लोग कच्ची ईंटों का उपयोग क्यों करते थे भाई? क्या सवाल नहीं है आप लोगों को? सवाल तो हो गए ना। और अगर आप लोगों का ये सवाल है, अगर आप लोगों का ये सवाल है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सभ्यता है, मैंने बहुत सी बार आप लोगों को बताया है, ये जो सभ्यताएं हैं, ये कहां पर है? ये भाई सभ्यता गुजरात के अंदर है। ये हमारा राजस्थान हो गया। ये इसको हम भारत बोल सकते हैं। तो ये जो गुजरात है हमारा, यहाँ पर पानी है और नदियां यहाँ पर जाती है, यहाँ पर ये ऐसे मान लो, तो ये नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो जब नदियों के किनारे विकसित हुई थी, तो सर इसमें कच्ची ईंटों का क्या फायदा हुआ? तो सर जब हम भवन बनाते हैं भाई, बात बात करते हैं, ये नदी है, इसके किनारे हमारे पास भवने हैं, पक्के तो होंगे नहीं, क्योंकि पक्के अगर हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, हाँ अरब सागर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी, बे वो बंगाल से इधर है, बे वो बंगाल, हिंद महासागर, और ये हो गया हमारा अरब सागर, अरब सागर, ये हमारा अरब सागर हो गया। तो जो अरब सागर का जो पानी है, यहाँ से कोई भी मान ले सुनामी आ गई या बाढ़ आ गई, तो उसके अंदर ये जो मकान बने हुए हैं, यहाँ पर ये जो मकान बने हुए हैं, तो ये ढह नहीं जाएंगे, पक्के होंगे तो अगर पक्के होंगे तो इनका नुकसान ज्यादा होगा, और नुकसान होगा तो फिर आप लोग जानते हो कि एक बार अगर मकान बनने के बाद में गिर जाए तो वहां पर नुकसान कितना हो सकता है। तो ये बेचारे क्या करते थे, यहाँ पर कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे, जिससे अगर एक बार गिर भी जाए ना, तो ज्यादा नुकसान ना हो। और अगर हम अब आज के समय में हम किनारे, नदियों के किनारे अगर हम बस जाए, तो ध्यान दो कि बस गए हम अगर नदियों के किनारे, वहां पर बाढ़ आ गई, आज के मकान कैसे हैं आप सबको पता है, पूरे मकान पक्के मकान हैं, और सोचो वहां पर पक्के मकान होंगे, बाढ़ आ गई एकदम से, इतनी तेज बाढ़ आई कि मकान वगैरह गिरने लगे, और उसके अंदर हम मौजूद है, किसके अंदर? मकान के अंदर हम मौजूद है। तो अगर जब मकान के अंदर हम मौजूद होंगे, तो अगर उसकी छत गिरेगी या दीवारें गिरेगी, पानी से तो गिरेगी, सबको पता है, तो हम उसके अंदर रहेंगे तो हमारे ऊपर गिरेगी तो हमारी मौत निश्चित है कि नहीं? है ना? तो ये भी वही सोचते होंगे कि क्या पता किस समय यहाँ पर बाढ़ आ जाए,
और यहाँ पर बाढ़ अगर आ गई है तो ये क्या करते, कच्चे मकान बनाते थे। और जिस प्रकार से पानी आता कच्चे मकानों में, अगर हम एक बार कच्चे मकान के अंदर भी रहे तो ऊपर छत है वो हल्की होगी, हमारे ऊपर गिरेगी तो शायद बचने के चांस से ज्यादा होंगे, हम वहां से निकल भी सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कच्ची ईंटों का उपयोग किया जाता था। फिर सर ये पक्की ईंटों का उपयोग नालियों में क्यों करते थे? तो बचा, जब यहाँ पर बारिश होती होगी, सोचो अगर यहाँ पर बारिश होती होगी तो वो जो पानी है वो अगर कच्ची नालियों से जाता है या कच्ची ईंटों की नालियों से निकलता होगा तो वो जो कच्ची ईंट है वो तो खराब होके उसके अंदर घुस जाएगी ना। तो वो जो पानी है वो फैला होकर घरों के अंदर जाएगा, कीचड़ जाएगा घरों के अंदर। तो वहां पर ये पक्की नालियों का उपयोग करते थे जिससे जो पानी है वो सुव्यवस्थित तरीके से बाहर निकल जाए। और जो अच्छा पानी है, पीने का पानी है, उसको इकट्ठा करने के लिए भी नालियां बनाते होंगे तो उसके अंदर अच्छा पानी आए। अगर कच्ची ईंटें होगी तो फिर तो गड़बड़ काम हो जाएगा ना, पानी अच्छा कहाँ से रहेगा, निकासी करने के लिए जाम लग जाएगा तो पानी फैलाव करेगा, कटाव करेगा तो वो घरों के अंदर आएगा, यहाँ की सभ्यता बिगड़ सकती है। इसीलिए ये पक्की ईंटों का उपयोग करते थे और कच्ची ईंटों का भवन बनाने में करते थे। अब आगे आते हैं हम। और हम अगर हम आगे की बात करें तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक आयताकार बंदरगाह है, यहाँ पर मिला था। तो वो बंदरगाह है वो वह जो बंदरगाह था वह आयताकार, ये मैंने आपको बताया था आयताकार था। लेकिन ये जो बंदरगाह है था इसके अंदर पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। पक्की ईंटों का उपयोग किया गया। क्या लोथल जो सभ्यता है इसके अंदर बंदरगाह को कोई अन्य नाम दिया गया होगा आप लोगों को? अगर दिए हुए होंगे थोड़ा बहुत याद हो, किसी छोटी कक्षाओं में अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ का जो बंदरगाह है इसको अन्य नाम से भी जाना गया है। तो क्या बता सकते हो आपको नाम क्या होगा? आप नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये जो बंदरगाह है इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम अभी इसमें लिखेंगे बंदरगाह है, यानी यहाँ लिखेंगे बंदरगाह। इसके अन्य नाम लिख सकते हैं, इसको हम गोदीवाड़ा या यारकवाड़, गोदीवाड़ा और यारकवाड़, इन दोनों नामों से इस बंदरगाह को जाना गया। किस बंदरगाह को? गौतम सभ्यता के अंदर जो प्राप्त हुआ था, हमारे हमारे को आयताकार जो बंदरगाह था वो प्राप्त हुआ था, उसको गोदीवाड़ा और यारकवाड़ भी कह सकते हैं। उसको गोदीवाड़ा बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा कहा गया, यारकवाड़ यहाँ को कहा गया। ये कुछ छोटा मोटा नहीं था। एक बात और कर लेते हैं कि ये जो बंदरगाह था ये विश्व का प्राचीन बंदरगाह था। प्राचीनतम बंदरगाह था कौन सा? यह है गोदीवाड़ा, यारकवाड़ लोथल सभ्यता का जो आयताकार हमको बंदरगाह मिला था वो प्राचीनतम बंदरगाह था। और मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है 214, इसकी लंबाई कितनी थी? 214 मीटर। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की तो भाई साहब इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 36 मीटर। फिर हम बात करते हैं इसकी गहराई की, यानी कि ये कितना ऊंडा, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं कि ये कितना गहरा था। किसी खड्डे को हम नापते हैं तो गहराई भी तो नापते होंगे ना उसकी। तो ये कितना गहरा था? यहाँ पर 3.3 मीटर ये गहरा था।
ये इसकी साइज होगी। अगर हम इसको लंबाई गुना चौड़ाई गुना गहराई करें तो इसका जो पूरा का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये था इसकी लंबाई व चौड़ाई या गहराई जिसको बोल सकते हैं। प्राचीनतम बंदरगाह है था। और एक और बात बता देता हूँ कि ये जो सभ्यता थी, ये हमारा भारत हो गया। तो इस भारत के अंदर कहां से लेकर यहां तक सिंधु घाटी सभ्यताएं फैली हुई थी। तो ये जो बाकी की जो सभ्यताएं थी इधर, ठीक है, और जो ये सभ्यता थी लोथल सभ्यता, ये सभी सभ्यताओं से दक्षिण में थी। तो लोथल जो सभ्यता है, लोथल सभ्यता सभी सभी सभ्यताओं की दक्षिण में को सभी दक्षिण भाग में थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये त्रिभुजाकार थी। जैसे त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता जो त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी, ये पूरी एक सभ्यता थी। वो इसकी इसकी छोटी छोटी सभ्यता जो हम पढ़ रहे हैं लोग, ये इसकी ये सबके दक्षिण में थी। यहाँ पर दक्षिण, यहाँ पर सबके दक्षिण में थी। कौन सी सभ्यता की बात करें? नॉर्थल सभ्यता की हम लोग। और इसकी जो अनूठी जो इसके अंदर जो प्राप्त हुआ था बंदरगाह है, जिसको हम गोदीवाड़ा या अय्यारपाड़ जिसको हम कहते हैं, इसी के अंदर इसी के कारण इसकी यह एक इसकी क्या थी, एक विशेषता थी। कौन सी सभ्यता की? नॉर्थल सभ्यता की विशेषता थी कि इसके अंदर एक आयताकार, एक बड़ा पैमाने पर एक बंदरगाह है प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा। जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया था, विश्व धरोहर सूची जो स्टैटिक जी के हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर थोड़ी बातें कर लेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना हम पढ़ेंगे, फिर आगे हमारी बातें होती हैं। जब यह सभ्यता एक व्यापारिक क्षेत्र है, सॉरी बंदरगाह यहाँ पर हम लोगों को मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र था, जो बंदरगाह है, जो सभ्यता थी, ये एक व्यापारिक नगर हो सकता है। भाई बंदरगाह किसके अंदर मिलते हैं? व्यापार करेंगे तभी तो बंदरगाह मिलेगा। बंदरगाह ऐसे कैसे मिल सकता है भाई को? अगर हम ट्रेन में जाते ही नहीं है तो वहां पर ट्रेन की पटरियां क्यों मिलेगी? ट्रेन यहाँ पर अगर चलती नहीं तो ट्रेन की पटरियां क्यों मिलेगी? तो नावें क्यों मिलेगी? जाने आने के लिए इतनी दूर पहुंच जाता है भाई। पर उस समय इसके अंदर क्या लेने जाते हैं सर? मछली पकड़ मछली पकड़ने जाते होंगे, मैं नहीं कह सकता। मछली पालन भी ये लोग करते, पशुपालन हो गया तो मछली पालन तो आएगी है ना उसके अंदर। अगर मछली पालन करने के लिए ये इतनी सारी नावों का उपयोग कर सकते हैं क्या? ये सोचने वाली बात। ये एक व्यापारिक नगर भी था। लोथल सभ्यता एक व्यापारिक नगर था, व्यापारिक नगर था। ये इसकी एक और अनूठी विशेषता थी, सफाई के प्रति ये सजग थे, जो मैंने अभी बताया, पहले बताया था। यहाँ पर एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जिसके कारण इसको क्या कह सकते हैं? मृतकों का टीला भी हम लोग इसको कहते हैं। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। खम्मन ढोकला जहाँ हम लोग खाए जाते हैं, जिस राज्य में खाए जाते हैं उसका था वो गुजरात हमारा था। और मैंने
पीछे की समय एक बात आप लोगों को बताई थी कि चेस खेलने के साक्ष्य यानी शतरंज के साक्ष्य, तो वो मैंने आप लोगों को धोलावीरा में बताया था। तो शायद वो गलत है, वहां पर धोलावीरा नहीं होगा, वो होगा लोथल सभ्यता। यहाँ पर शतरंज के साक्ष्य भी मिले, शतरंज शतरंज के साक्ष्य भी है, वो वहां पर गलत हो गया। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया होगा, कोई तो वीडियो देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, वो लोथल सभ्यता में है। याद रखना, इस बात को भूलना नहीं, कभी उसके अंदर देख के आप कुछ तो गलत कर दो तो वो गलत हो जाएगा। ये लोथल सभ्यता के अंदर है। ये शतरंज के साक्ष्य कैसे मिल सकते हैं सर? तो मैंने पीछे भी बताया था कि इस प्रकार से बताऊंगा आपको। इस प्रकार की कोटियां मिली है वहां पर, इस प्रकार की कोटियां मिली है। इस प्रकार के वहां पर कोटियां मिली हैं, जिससे यही लगता है कि, और एक वो भी मिला है जिसके अंदर चॉइस आने होते हैं पूरे, ये भी मिला होगा, जिसके कारण हमें पता चलता है इसके अंदर क्या होता है। चॉइस शायद 24 होते होंगे या 48 ऐसे होते होंगे, 24 सफेद और 24 ही काले होते होंगे। ये यहाँ पर मिला, इसलिए यहाँ शतरंज के साक्ष्य भी यहीं पर मिले हैं। कहाँ पर? लोकतंत्र सभ्यता की गुजरात के अंदर चेस खेला जाता था। हड्डियों के साक्ष्य यहाँ पर मिले, किसकी हड्डियों के? घोड़े की हड्डियों के साथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करना। मोस्ट लगा देता हूँ मैं, क्या लगा देता हूँ यहाँ पर? मोस्ट, इसको याद करना ही है। ये आएगा, आता भी है, बहुत बार पूछा जाता है, इसको कंटेंट ध्यान में देने नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन याद जरूर करना है इसको। और यहाँ पर और क्या मिले? यहाँ पर 3 युगल समाधि मिली है, 3 युगल समाधि समाधि मिली है। फिर आता है हमारे पास युगल समाधि, जिसको कहते हैं सर युगल समाधि, यानी जोड़े को यानी कि एक महिला एक पुरुष, इन दोनों को एक साथ में एक ताबूत के अंदर गाड़ दिया गया, उसको क्या कह सकते हैं? युगल कह सकते हैं, यानी कि एक महिला और एक पुरुष दोनों का एक जोड़ा जिसको एक साथ बनाया गया हो, उसको हम युगल कह सकते हैं। तो 3 युगल समाधि यहाँ पर मिली है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है, हाथी दांत से बनी हुई एक मेसोपोटामियाई एक मोहर मिली। मोहर, मोहर जानते हो ना, ठप्पा लगाते हैं हम, उसको कहते हैं मोहर। हाथी दांत से बनी हुई मोहर यहाँ पर मिली है, कौन सी? मेसोपोटामिया की, जिससे फिर 19 इसके बाद में 1992 हाथी प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट कब आया भाई भारत में? 1992 में मोहन मिली थी। तो ये क्यों आया? ये कहते थे कि जिस प्रकार से हाथियों की जो दांत उसकी क्या हो गई, इसकी तस्करी करने लगे वो, क्योंकि ये महंगा बिकता था, उस समय महंगा था, आज भी समय यह महंगाई ही है। लेकिन हाथियों की दिन प्रतिदिन संख्या घट रही थी, तो क्या करते थे? उनको मार देते थे, फिर उनसे जो दांत थे वो उनसे निकाल कर बाजारों में बेचते थे। तो हाथियों की तादाद दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। तो भारत सरकार ने 1992 में हाथी प्रोजेक्ट कार्य चलाया, यानी हाथी को बचाने का कार्य, यह कानून लगाया गया, जिसके तहत जो भी हाथियों को मारता था या जो भी हाथी दांत की तस्करी करता था उनको जेल में डाल दिया गया। इस प्रकार से हाथियों की तादाद कम होती हुई थोड़ी बच गई थी उसमें,
नहीं तो आज शायद दुखती को जाते पूरे हाथी के हाथ। फिर आता है हमारे पास कि इस सभ्यता में चावल के छिलके भी मिले हैं, चावल के छिलके। लोथल सभ्यता की बात करें, यहाँ पर चावल के छिलके भी शायद ये फसल में उगाते होंगे, इसलिए चावल के छिलके भी यहाँ पर मिले हैं। फिर हमारे पास आता है कि ये जो सभ्यता है इसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा, हड़प्पा का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर का अर्थ होता है कि मैनचेस्टर जिस प्रकार से हमारे जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। उसी प्रकार से लोथल सभ्यता या हड़प्पा का जो मैनचेस्टर है वो लोथल सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का अंतर यानी व्यापार का प्रमुख केंद्र। अभी तो यहाँ पे बंदरगाह मिला है। मैनचेस्टर उस व्यापार का प्रमुख केंद्र या जगह है, प्रमुख जगह लिख सकते हैं, जगह उसको मैनचेस्टर। जैसे कि उत्तर भारत का कानपुर, जैसे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? भारत। मैनचेस्टर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। इसी प्रकार जिस प्रकार से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल था। कौन था? लोथल सभ्यता, लोथल नगर बोल सकते हैं इसको। ये व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बात हो गई इस बात की, यहाँ पर एक हड़प्पाई नहीं, मेसोपोटामिया एक मोहर मिली है हाथी दांत से, और हाथियों के दांतों की तस्करी होती थी। 1952 में हाथी प्रोजेक्ट आया था जिससे हाथियों की तस्करी रुकवाई गई थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन हाथियों की जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। इसीलिए क्या आया था? ये प्रोजेक्ट आया था। इस सभ्यता के अंदर अनाज पीसने की एक चक्की भी मिली है, अनाज पीसने की चक्की भी यहाँ पर मिली है, चक्की मिली है। चक्की खाने वाली नहीं है, कभी आप बेसन के चक्की समझकर खा जाओ, काजू कतली समझकर खा जाओ, वो नहीं है। अनाज अनाज पीसने की बोल रहा हूँ ना मैं, अनाज पीसने की। यानी जो दो पत्थर होते थे, जैसे एक ऊपर होता था, एक इसके नीचे होता था। इतना बड़ा नहीं होता था, इतना होता था, और यहाँ पर कुछ पकड़ने का होता था, और यहाँ छेद होता था जिसके अंदर अनाज डाले जाते थे, और यहाँ से पीस पीस के यहाँ से बाहर आगा रहता। इसको पकड़ के इसे गोल 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 घुमाया जाता था। तो ये पत्थर की पत्थर की चक्की बोल सकते हैं इसको, पत्थर की चक्की यहाँ पर मिली है। फिर यहाँ पर एक चीज और मिली है, क्या मिली है? मम्मी मॉडल, मम्मी मॉडल, मम्मी मॉडल यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर क्या मिले हैं? एक नाव, मिट्टी की नाव के सबसे भी मिले हैं, मिट्टी की नाव, मिट्टी की नाव, सॉरी मिट्टी की नाव मिली है। किसके रूप में? खिलौने के रूप। मम्मी मॉडल, मम्मी किसको कहते हैं? मम्मी उसको कह सकते हैं जिस प्रकार से मिस्र के अंदर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या करते थे, उसको उसके चारों ओर एक कपड़ा लपेट कर उसके अंदर किसी चीज का लेप लगाकर उसको ताबूत में बंद कर दिया जाता था, और उसके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था, तो वो मम्मी होती थी, जिसको मम्मी बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो लोथल सभ्यता है इसके अंदर भी मम्मी मॉडल मिला है। मॉडल का मतलब प्रतिरूप मिला है किसी चीज का। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, उसको वो मर गया होगा और उसके ऊपर लेप लगा के
कपड़े से ढक के उसको एक ताबूत में बंद कर दिया गया होगा, जिसका एक मॉडल रूप लोथल सभ्यता से मिला है। फिर यहाँ पर नाव, मिट्टी की एक नाव मिली है, छोटी नाव, किसके रूप में? खिलौने के रूप में। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हम कोई भी चीज जिसका यूज हम देते नहीं है वो कैसे बना सकते हैं, जैसे हमने देखी नहीं, तो इसको देखकर भी यही पता लगाते हैं पुरातत्वविद कि यहाँ पर एक व्यापारिक क्षेत्र था, यहाँ पर एक बंदरगाह होगा जिसे व्यापार हुआ करता, इसीलिए तो, और इसीलिए इसको इसका हड़प्पा का मेन चेस्टर इसको बोलते हैं। यह एक व्यापार का प्रमुख जगह था, या प्रमुख जगह थी, प्रमुख केंद्र था, जिससे यहाँ पर व्यापार हुआ करता। तो ये आपकी लोथल सभ्यता, तो ये लोथल सभ्यता आपकी हो गई पूरी। अब कल हम एक दूसरी सभ्यता पढ़ेंगे, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।